हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, फ्राइडे और क्लास हमारी है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर 5। बहुत डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ बच्चे हम लोग प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं, सवालों को सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। और मैं क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके बहुत सारे ले रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत इधर उधर भागकर ना करनी पड़े और सारी की सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। बच्चे, कल की क्लास में हमने एक अपना टॉपिक शुरू किया था जिसको मैंने कहा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और सवाल यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल बने। उसमें 4 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे कि सीपी इक्वल टाइप क्वेश्चंस, क्रय मूल्य इक्वल टाइप क्वेश्चंस, एसपी इक्वल टाइप क्वेश्चंस, फिर सीपी डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस और एसपी डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये 4 तरह के क्वेश्चंस थे और इन्हीं में ही हम लोग कल शुरू किए थे। बच्चे चलो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। क्या है सवाल में, जरा देखिए। अब यहां पर हमारा जो तीसरा टाइप है एसपी इक्वल टाइप क्वेश्चंस। देखो, सीपी इक्वल और सीपी डिफरेंट के सवाल कल हमने कर लिए थे। अब आती है एसपी इक्वल टाइप के क्वेश्चंस अगर हो तो किस तरीके से सवाल को किया जाएगा। देखेंगे बच्चे सवाल को जरा। क्या है सवाल में? सवाल है, रामकुमार ने 41,000 में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। 41,000 में ना टोटल खरीदे हैं उसने, टोटल। कह रहा है कि उसमें से एक को 20% के लाभ पर बेच दिया, ओके, तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है। मैंने कहा ना, अब हम अपने तीसरे तरह के क्वेश्चंस पर चलने वाले हैं जहां एसपी हमारा इक्वल होगा। एसपी इक्वल टाइप क्वेश्चंस हमारे होंगे। अब उसने बोला कि 41,000 में 2 एलईडी उसने खरीदे और एक को उसने 20% लाभ पर बेचा, दूसरे को उसने 15% की हानि पर बेचा, और उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का जो सेलिंग प्राइस है ना, जो विक्रय मूल्य है, वो बराबर है। बताओ उसका कुल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। करेंगे बच्चे क्वेश्चन को जरा, बताओ जल्दी से। क्लास में प्रॉब्लम है, एक बार मैं चेक करा लेता हूं, परेशान मत होइए बच्चे आप, मैं एक बार चेक करा लेता हूं, ठीक है। भानु एक बार चेक करना, कोई बफरिंग आ रहा है क्या? चलो बच्चे, अब एक बार मुझे थम्स अप करके आप मुझे बता दो अगर आपकी क्लास अब ठीक चल गई है तो। जल्दी से सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे मुझे अगर आपकी क्लास ठीक चल गई है तो। यस, बिल्कुल ठीक चल गई है। सवाल करें, 41,000 में 2 एलईडी खरीदे, एक को 20% प्रॉफिट, दूसरे को 15% लॉस, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस बताओ क्या होगा। बच्चे, यहां पर हम लोग एलिगेशन मेथड नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि एलिगेशन मेथड में हमें सीपी के बारे में नॉलेज देगा और ओवरऑल पूछ लेगा, ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंटेज बताओ क्या होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहां पर फिर, बताइए जरा आप मुझे, क्या कर सकते हैं फिर यहां पर।
कैसे, अब क्या दिक्कत आई है? चलिए भाई, अब ठीक है ना? अब ठीक है। थोड़ा सा पैनल में दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से आपकी जो क्लास है थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। चलो करते हैं सही क्लास को। चलो, क्या है बच्चे, मैं मानकर चलता हूं कि एक एलईडी का कॉस्ट प्राइस ए और दूसरी का बी। ये मैंने कॉस्ट प्राइस माना कि पहली जो एलईडी है उसको उसने ए में खरीदा, दूसरे को उसने बी में खरीदा है। अभी देखते रहना, मैंने बोला कि पहली को तो उसने 20% लाभ पर बेचा। बच्चे, अगर कोई भी चीज 20% प्रॉफिट पर बेची जाए तो वो कितने परसेंट में बेची जाएगी? अगर 20% प्रॉफिट पर बेची जाए सर, 120% में बेची जाएगी। तो पहली एलईडी जिसका क्रय मूल्य आपने ए माना था, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 120% ऑफ ए, है ना भाई? मैंने बोला कि एक एलईडी जिसको उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120% ऑफ ए, 120%। और दूसरी एलईडी जिसको उसने 15% की हानि पर बेचा, जिसको उसने 15% की हानि यानी कि लॉस पर बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 में से घटा दो सर, उसका सेलिंग प्राइस होगा 85% ऑफ बी। बच्चे, ये है सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। सवाल ने एक सिंपल सी लाइन बोली कि भाई दोनों टीवी सेट का जो विक्रय मूल्य है ना, वो बराबर है, तो आप दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दो। आप दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दो और यहां से ए और बी का रेशियो बता दो मुझे, क्रय मूल्य क्या क्या होगा। भाई परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 5 से जाएगा 17 बार और 5 से जाएगा 24 बार। तो क्या मैं ए और बी का रेशियो आपसे कहूं कि ए के सामने 17 और बी के सामने क्या है? 24। तो भाई साहब, उनके क्रय मूल्य का रेशियो मिल गया हमको 17-24, क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमको मिल गया 17-24। और दोनों का क्रय मूल्य हमको दे रखा है 41,000, 41,000 हमको दे रखा है दोनों का कॉस्ट प्राइस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 24 और 17, 41 यूनिट का मान कितना होगा? 41,000 हमको दे रखा है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 1,000। तो भाई 17 यूनिट का मान कितना होगा? 17,000। और 24 यूनिट का मान कितना होगा? 24,000। तो आपने अलग अलग क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, अलग अलग कॉस्ट प्राइस आपने निकाल लिए। अब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, हमसे पूछा कि टोटल प्रॉफिट या लॉस बताओ। भाई साहब, अगर पहली वस्तु 17,000 में खरीदी है और उस पर 20% का प्रॉफिट है, तो 17,000 का 20% बताना जरा कितना होगा? सर 10% 1700, 20% हो जाएगा 3400। तो सर यहां जो लाभ हुआ है ना, वो 3400 रुपए का हुआ है। और दूसरी पर उसे 15% का लॉस हो गया, यहां 15% का लॉस हो गया। तो जरा इसका 15% बताना, 15/100 गुणा 24,000।
तो यहां कितने का लॉस हुआ है? 0, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36। सर यहां लॉस हुआ है 3660 रुपए का। ओवरऑल क्या हुआ उसे? 3400 रुपए का लाभ और 3660 रुपए की हानि है। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? सॉरी, मैंने क्या बोला? 0, 15 चौके 60, हासिल का 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 3600 रुपए। 3600 रुपए का नुकसान और 3400 का फायदा। ओवरऑल तो बच्चे उसे लॉस हो गया। ओवरऑल क्या हुआ है? हानि हुई है। कितने की? 3600 में से 3400 घटा दो सर, 200 रुपए का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, सामने देखो, बिना कमेंट करे, सभी लोग सामने देखेंगे, ऑल ऑफ यू सभी देखो। सवाल कह रहा है कि 41,000 में 2 एलईडी खरीदे, दोनों मिलाकर 41,000 में खरीदे हैं, एक साथ नहीं, दोनों मिलाकर। अब कह रहा है कि एक को 20% लाभ पर बेचा और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा, और ऐसा करने पर दोनों का जो विक्रय मूल्य है ना, सेलिंग प्राइस, वो इक्वल है, वो सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो मैंने कहा अगर पहले को 20% लाभ पर बेचेगा तो 120% ऑफ ए सेलिंग प्राइस हो गया, दूसरे को 15% की हानि पर बेचेगा 85% ऑफ बी दूसरे का सेलिंग प्राइस। दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर करके ए और बी का रेशियो निकाला 17-24 का। दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो आ गया 17-24। टोटल हमको दिया हुआ है 41,000। 17 + 24, 41 का मान इतना, एक का मान 1,000, तो 17 का मान 17,000 और 24 का मान 24,000। अब सवाल कह रहा है कि एक को 20% लाभ, दूसरे को 15% हानि। तो इसका 20% निकाला, 3400 का लाभ आया। इसका 15% निकाला, 3600 का नुकसान, लॉस आया है। तो ओवरऑल तो उसे हानि हुई है ना, 3600 का नुकसान, 3400 का फायदा, ओवरऑल तो 200 रुपए का नुकसान हो गया। ओवरऑल 200 रुपए का भाई साहब उसको नुकसान हो गया। चलो आगे चलते हैं जरा थोड़ा सा। ये सवाल देखिए, बताओ बच्चे जल्दी से मुझे इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, एक नहीं है, मैं कह रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, बहुत सारे इस टाइप के। तो मैंने कोई कंजूसी नहीं करी इस टाइप में, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी है इस टाइप में, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप में मैं आपको कराऊं क्लास में, उनको भी कर लोगे ना, इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। मैं सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर लाया हूं। सीपी इक्वल सीपी डिफरेंट, एसपी इक्वल एसपी डिफरेंट। कह रहा है कि एक विक्रेता ने 490 में 2 वस्तु खरीदी, ये टोटल खरीदी है। ऐसा नहीं है कि 490 में प्रत्येक को खरीदा ना, 490 में टोटल को खरीदा है। कह रहा है उसने एक को तो 20% की हानि यानी कि लॉस पर बेचा और दूसरे को 16% के प्रॉफिट पर बेचा। अब कह रहा है यदि दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है ना वो समान है, वो इक्वल है। अब कह रहा है तो 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ। इसमें तो ज्यादा करना भी नहीं है, पिछले सवाल में हमने कॉस्ट प्राइस 17,000 और 24,000 निकालकर फिर उनके प्रॉफिट और लॉस निकाले थे। यहां इतना करने की जरूरत नहीं है, क्रय मूल्य निकालो आगे बढ़ो। इसमें तो बहुत कम करना है आपने। सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसको समझना, रटना नहीं, पढ़ना और फिर समझना। उसने कहा 490 में 2 वस्तु खरीदी है, पहली को 20% की हानि पर, दूसरे को 16% के लाभ पर बेचा और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है ना वो इक्वल है। बच्चे एक बात बताओ, मैं दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग मान लेता हूं, एक का ए और दूसरे का बी, कॉस्ट प्राइस मैंने अलग अलग मान लिए और दोनों को मिलाकर 490 में उसने खरीदा है। अब बड़ी ही बेसिक सी नॉलेज आप जरा मुझे बताओ कि अगर किसी चीज को 20% की हानि यानी कि लॉस पर बेचा जाए तो कितने % में बेचा जाएगा। प्यारे भाई अगर 20% के लॉस पर बेचा जा रहा है ना तो सर 80% में बेचा जाएगा। ये उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है।
कह रहा दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। 16% का लाभ मतलब 100% से ज्यादा, यानी कि 116% में दूसरी वस्तु को बेचा है। ये दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया और उसने बोला दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, मैंने कर दिया। अब यहां से मैं ए और बी का रेशियो बनाऊंगा, वो उनके क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, क्योंकि ए और बी को तो मैं कॉस्ट प्राइस ही मानकर चला हूं। तो भाई परसेंट से परसेंट गया, 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112 नहीं, ये 4 से चला जाएगा क्या, 8 से चला जाएगा क्या, नहीं 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 20 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। तो यहां से ए और बी का रेशियो क्या आ गया, ए के सामने 29 और बी के सामने 20, यानी कि इनके कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का रेशियो मिल गया 29 और 20। बस सवाल में बचा ही क्या है, हो गया भाई। क्रय मूल्य को अगर मैं दोनों को ऐड करूं, 29 और 20 कितना होता है 49, और उसका मान हमें 490 दिया हुआ है। तो भाई साहब एक यूनिट का मान कितना होगा 490 बटे 49 यानी कि 10। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 29 गुणा 10 यानी कि 290, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 20 गुणा 10 यानी कि 200। क्या रखा इन बातों में, आंसर आ गया हाथों में। उसने कहा 20% की हानि पर जो वस्तु बेची गई है ना, उसका क्रय मूल्य बताओ। तो 20% की हानि पर तो ये वाली वस्तु बेची गई थी, है ना, तभी तो 80% में बेचा था इसको। तो 20% की हानि वाली वस्तु ये है, और आपका जो आंसर है वो 290 हो जाएगा। 20% की हानि पर जो वस्तु बेची है उसका कॉस्ट प्राइस, तो 20% की हानि पर तो इसको बेचा है 80% में, इसको 20% की हानि पर बेचा है, हमारा आंसर 290। हाँ ये भी लगा सकते हो, क्या बात है, मजा आ गया। ये भी लगा सकते हो, ऐसी बातें तुम करते हो ना मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरे अंदर का स्टूडेंट जाग उठता है जब तुम ऐसी बातें करते हो। कैसे कि सर जैसे ही क्रय मूल्य का रेशियो आया 29 और 20, जैसे ही कॉस्ट प्राइस का रेशियो 29 और 20 आया, तो मुझसे पूछा 20% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, सर वो तो ये होगा 29, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 29 का मल्टीपल होना चाहिए। 29 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है, ये भी 29 से नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, एक ही ऑप्शन है सर जो 29 से कटता है। तो आगे बढ़ जाओ, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने यहीं पर 29 का मल्टीपल देखा, ऑप्शन नंबर ए लगाया, आगे बढ़ गए। लेकिन ये एग्जाम का अप्रोच है, प्रैक्टिस का अप्रोच नहीं है, एग्जाम में जब आप अप्रोच लगा रहे होगे। चलिए ये सवाल जल्दी से आप मुझे बता दो, तो फिर क्या होगा जवाब। इतने सारे सवाल लेकर आया हूं, जब तक आप खुद ये ना कह दोगे ना कि सर बेस करो आगे बढ़ो, एक ही जैसे इतने सारे क्वेश्चन तब तक आपको कराता रहूंगा। सवाल है, अभी ने दो वस्तु 624 रुपए में खरीदी, दोनों को मिलाकर 624 में खरीदी। सर एसपी के रेशियो से सीपी का रेशियो मिलता है, स्टार्टिंग क्लास से कराऊं, बट ये समझ नहीं आया। बच्चे सुनो, देखो मैंने बोला ए और बी ये क्या है, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर मैं कहूं इस क्रय मूल्य का 80%, ए का 80%, ये विक्रय मूल्य मैंने बोल दिया, तो विक्रय मूल्य अकेला ए नहीं है, ए का 80% विक्रय मूल्य होगा, ए का 80%। अगर मैंने कहा दूसरे को 16% के लाभ पर बेचा, तो 116% ऑफ बी ये विक्रय मूल्य है, अकेला बी विक्रय मूल्य नहीं है, बी तो क्रय मूल्य है। 116% अगर मैं उस बी का निकालूंगा तब वो विक्रय मूल्य होगा। यहां से ए और बी तो अपने आप में अब भी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल भी लाने का है कि ए और बी का रेशियो सर विक्रय मूल्य बराबर किए तो विक्रय मूल्य का अनुपात आएगा ना। ए और बी का रेशियो निकाल रहे हो, ए और बी तो कॉस्ट प्राइस है, उनका 80% और 116% विक्रय मूल्य है।
उसको बराबर किया हमने। कह रहा है एक को 14% की हानि दूसरे को 14% लाभ पर बेचा गया, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर यानी कि डिफरेंस आपने बताना है क्या होगा। बताएंगे जल्दी से जवाब। भाई सवाल कह रहा है कि दोनों को मिलाकर इतने में खरीदा, पहली को इतने परसेंट की हानि पर बेचा, दूसरे को इतने परसेंट लाभ पर बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। बताओ उनके क्रय मूल्य में क्या डिफरेंस है। भाई मैं मानकर चलता हूं कि उनका जो कॉस्ट प्राइस है ना, पहली का ए और दूसरी का बी है। मान लिया मैंने कि पहली को उसने ए में खरीदा और दूसरे को उसने बी में खरीदा है। अब अगर पहली को उसने 14% की हानि पर बेचा, 14% का लॉस, तो कितने परसेंट में बेचेगा। आप कहेंगे सर 86% में बेचेगा। तो 86% ऑफ ए, ये सेलिंग प्राइस है। ए अकेला तो कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन उसका मैं 86% निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस होगा। अब दूसरी वस्तु को उसने 14% के लाभ पर बेचा, 14% का प्रॉफिट, तो आप कह सकते हैं सर 114% में बेचेगा। ये इसका सेलिंग प्राइस है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर दो, क्योंकि ऐसा सवाल ने बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। ए बी का रेशियो निकाल लो, यहां से परसेंट गया, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ए और बी का रेशियो क्या आ गया भाई, ए के सामने 57 और बी के सामने 43। ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। आपसे बोला है कि उसने दोनों को मिलाकर 624 में खरीदा। मुझे नहीं लगता आपसे ये सवाल कोई दिक्कत परेशानी पैदा करेगा आपके लिए। भाई आप इनको जोड़ो, 7 और 3 10, 5 4 9 और 1 10, 100 यूनिट का मान कितना है 624। एक यूनिट का मान कितना होगा 624 बटा 100, यानी कि 6.24 एक यूनिट का मान। आपसे कह रहा है इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 7 और 7 14 यूनिट, डिफरेंस तो यही है ना। तो 14 यूनिट का मान कितना होगा, 14 गुणा 6.24, तो 14 चौके 56 हासिल का 5, 14 दूनी 28 और 5 33 हासिल का 3, 14 छिंग 84 और 3 87, तो 87.36 हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे सभी का आंसर, आगे बढ़े। ये सवाल करिए। लास्ट क्वेश्चन करिए ऐसा, फिर आगे थोड़ा सा सवाल का टाइप चेंज करता हूं मैं। सेलिंग प्राइस इक्वल का ही रहेगा, ये भी सेलिंग प्राइस इक्वल का ही क्वेश्चन है, ये भी सेलिंग प्राइस इक्वल का ही क्वेश्चन है। इसके बाद भी जो मैं कराऊंगा सेलिंग प्राइस इक्वल का ही रहेगा, एसपी इक्वल का ही, लेकिन थोड़ा सा सवाल अलग होगा, थोड़ा सा अलग। चौदह का मल्टीपल, हाँ कर लो यार, तुम तो एडवांस हो गए हो, तुम्हें हमारी क्या जरूरत है भाई। अब कह रहे एक व्यक्ति ने 2 बकरी 1008 में खरीदी, इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर और दूसरे को उसने 44% के लाभ पर, प्रॉफिट पर बेचा। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची, सेम प्राइस एक ही मूल्य पर, तो जो बकरी हानि पर बेची है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बताओ बच्चा, बकरियों का क्रय मूल्य बताओ। टीजीएल की अच्छी सैलरी वाली जॉब कौन सी है सर, सैलरी लग जाओ पहले। सैलरी वैलरी के सपने मत देखो, अभी से सिलेक्शन के सपने देखो।
अच्छी सैलरी वाली सारी अच्छी सैलरी तो हर, मैं कह रहा हूं एक एमटीएस की भी सैलरी आती है ना 30,000 रुपये या 32,000 रुपये, वो भी अच्छी लगती है सैलरी तो अच्छी है। जब आपका आज आप रात को सोते हो, सुबह आंख खुलती है ना 1 तारीख को, आपका मैसेज ऐसे फोन देखने की आदत पड़ रही है। अभी तो मैसेज आते होंगे कि इतने परसेंट की सेल, उतने परसेंट की सेल, प्रिय ग्राहक आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है अगले 3 दिन में, तो अपनी सेवाओं का फायदा उठाने के लिए इतने का रिचार्ज करें। तब मैसेज आएगा योर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद फलाने फलाने रुपीज। तब ऐसे मैसेज आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो प्रिय ग्राहक के आते हैं, है ना। तो करिए जल्दी से जवाब इसका, बताइए। 2 को मिलाकर उसने 1,000 में 8 में खरीदा। पहली को 20% हानि पर बेचा, दूसरे को 44% के लाभ पर बेचा, और दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा। सेलिंग प्राइस इक्वल है दोनों का। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, देखो हमें अब तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हमें क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस ना दिया हुआ है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ए मान लूं, दूसरी का बी मान लूं, बकरियों का कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने, ये कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि पहली को तो उसने 20% की हानि पर बेचा, तो 80% में बेचा होगा, और दूसरी को उसने 44% के लाभ पर बेचा, प्रॉफिट में बेचा है, तो 144% ऑफ बी। और दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल बोला है तो बराबर कर दो। 16 पंजे 80, 16 निम्मा 144। ए और बी का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई, ए के सामने 9 और बी के सामने 5। ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। आपसे उसने पूछा क्या है, पहले एक बार नजर मारना, क्या पूछा है आपसे, पूछा है जो बकरी हानि पर बेची गई है, जो लॉस पर बेची गई है, उसका कॉस्ट प्राइस। तो लॉस पर कौन सी बेची गई है, 80% वाली, यानी कि ए। 80% वाली को लॉस पे बेचा है ना उसने, यानी कि आपको जो बताना है वो 9 यूनिट का मान बताना है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल क्या होता है भाई, 9 का मल्टीपल होता है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। करके बताओ जल्दी से आंसर। 6 और 4 10 8 18 हो सकता है, 6 और 3 9 हो सकता है, अब फंस गए। 4 4 8 ये तो नहीं होगा, 8 6 14, 14 5 19 ये नहीं होगा। इन दोनों में से ही मेरा आंसर कोई है। देखो अब 2 ऑप्शन मैच कर गए ना, अब आपको ये आगे करना पड़ेगा सॉल्व। तो मैं क्या करूंगा, मैं 9 और 5 14 यूनिट का मान किसके बराबर करूंगा, 1008 के बराबर। 1 यूनिट का मान 1008 बटे 14, तो 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 9 गुणा 72, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64। आपका जवाब है 648, ऑप्शन नंबर 1। मजा आया सवाल करने में। ऐसे सवाल आप कर सकते हो कि जब हमारा सीपी गिवन हो, कॉस्ट प्राइस गिवन हो और सेलिंग प्राइस इक्वल हो। जब कॉस्ट प्राइस गिवन हो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बच्चे, सब में क्या है, सब में सीपी तो आपका गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, और एसपी जो है वो इक्वल है। अब जो मैं आपको कराने वाला हूं ना, अब जो मैं कराने वाला हूं उसमें वो सीपी देगा ही नहीं। अब सीपी का काम ही खत्म कर दिया उसने, वो क्रय मूल्य देगा ही नहीं, वो केवल और केवल बात करेगा किसकी, एसपी इक्वल की। अब सीपी नहीं देगा, अब एसपी इक्वल बोलेगा। अब क्या करें, चलो देखते हैं। अगर मैं आपको लेकर चलूं बहुत ही ज्यादा आसान तरह के सवाल की तरफ, तो मैं लेकर चलूंगा यहां। पहले तो बताऊंगा बच्चे आपसे, आपको इसका बेसिक मेथड, और फिर चलेंगे इसके मिनटॉस मेथड पे, है ना, फिर चलेंगे इस तरह के सवालों को। लेकिन आप पहले पढ़ो ये सवाल, आप पढ़ो। जो क्लास आज मैं आपको करा रहा हूं, जो कल लास्ट में कराई थी, ये सारे जो क्वेश्चन है ना भाई,
अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है, इनका रिवीजन दोबारा करना संडे में बैठकर, सारे सवालों का रिवीजन संडे में बैठ के करना, नहीं तो कूट दूंगा एक एक को। ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। सवाल को पढ़ो पहले। सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 में बेचा। इस सर्कल वाले शब्दों से आप क्या समझते हो? सर्कल वाले शब्दों से आप क्या समझते हो? प्रति घड़ी यानी कि पर वॉच यानी कि एक घड़ी उसने 99 में बेची है। तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि एसपी इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल होगा? और वैसे भी हम एसपी इक्वल वाले सवाल कर रहे हैं, है ना। एसपी डिफरेंट वाले सवाल करेंगे, तसल्ली रखो, करेंगे। मैंने कहा प्रति घड़ी 99 में बेची, तो एसपी इक्वल है। अब कह रहा है कि एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि यानी कि लॉस हुआ, तो उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी? अब यहां क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ। अब तक जो हम सवाल कर रहे थे वो सारे के सारे कॉस्ट प्राइस गिवन था उनमें, कि इतने में उसने दोनों चीज खरीदी, इतने में दोनों चीज खरीदी, इतने में दोनों चीज खरीदी। अब कॉस्ट प्राइस दिया ही नहीं। अब कह रहा है कि प्रति घड़ी को 99 में बेचता है, पहली को 10% लाभ, दूसरी को 10% हानि, और दोनों को 99 में बेचता है। अब मैं आपको पहला कराता हूं बेसिक मेथड। मैं बात करता हूं पहली घड़ी की। पहली घड़ी को अगर उसने 10% लाभ पर बेचा, सामने देखो भाई साहब, यस, ब्लैक टी शर्ट, आपसे कह रहा हूं, कहां ध्यान किधर है, सवाल इधर है। अगर पहली घड़ी को उसने 10% लाभ पर बेचा तो कितने परसेंट में बेचेगा? 110% में। और बेचा कितने में है? 99 रुपए में। तो यहां से 100% का मान निकालो, पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस निकालो, क्रय मूल्य। तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू है 99/110, और सर 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप गुणा 100 कर दो इसमें। 0 से 0, 11 नाम 99 और 9 धाम 90, यानी कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया 90 रुपए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया ना हमको 90 रुपए। क्यों भाई निशांत? मिल गया ना पवन हमको पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अब आते हैं सेकंड वाली वस्तु पर, कि सेकंड को उसने 10% की हानि पर बेचा, तो 90% में बेचा होगा। तो बेचा कितने में है? 99 रुपए में। तो हम इसका भी 100% निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, तो 99/90। तो भाई 100% का मान कितना होगा? आप इंटू 100 कर दो। तो 0 से 0 गया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 11 धाम 110। तो दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य आ गया 110। मैं बेसिक मेथड से करा रहा हूं, डोंट वरी। अब सवाल कह रहा है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है ओवरऑल। तो ओवरऑल के लिए आपको टोटल सीपी निकालना होगा। टोटल क्रय मूल्य कितना है? तो टोटल सीपी कितना है? 90 और 110। आप कहेंगे सर टोटल क्रय मूल्य आ गया 200, और टोटल विक्रय मूल्य कितना है? ओवरऑल निकालना है ना हमें, ओवरऑल। तो टोटल विक्रय मूल्य 99 और 99, दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा 198। यानी कि दोनों घड़ी को मिलाकर 200 रुपए में तो खरीदा, और दोनों घड़ी को मिलाकर 198 में बेच दिया। तो ओवरऑल उसे नुकसान हुआ है या लाभ हुआ है? सर 200 में खरीद कर 198 में बेच दिया, लॉस हो गया उसको तो 2 रुपए का। और लॉस परसेंट निकालना है तो 2 नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा 200 और गुणा 100। तो हम कह सकते हैं कि सर ये तो 1% का लॉस आ गया। तो हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है।
ये है इसका मेथड नंबर 1, जो बुक्स वगैरह में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए कि प्रति घड़ी को 99 में बेचा, एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर। तो हमने यहां बोला 10% लाभ यानी कि 110% बराबर इतना, 100% बराबर 90। 100% का मान मतलब कॉस्ट प्राइस का मान। दूसरी घड़ी को उसने 10% की हानि पर बेचा, मतलब 90% बराबर 99, 100% बराबर 110। तो क्रय मूल्य दूसरी का 110। आपसे कह रहा है ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो ओवरऑल के लिए मैंने टोटल क्रय मूल्य निकाला 90 और 110 200, टोटल विक्रय मूल्य निकाला 99 और 99 198। तो भाई साहब ओवरऑल तो उसे 2 का नुकसान हो गया, और कितने पर, 200 पर गुणा 100 यानी कि 1% का लॉस। अब आते हैं इसके जो मेथड आपको करना है उस पर। ये मेथड नहीं करना। अच्छा है, समझ गए आप, मैं मानता हूं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं इस तरह के क्वेश्चन का। जब तक मैं रफ करूं, सवाल को पढ़ो। अब सुनो, अगर आपका सेलिंग प्राइस इक्वल हो, विक्रय मूल्य इक्वल हो, ये बॉक्स बनाकर लिखना। सेलिंग प्राइस आपका इक्वल है, पहली वस्तु को A% का प्रॉफिट पर बेचा गया है, पहली वस्तु को A% के लाभ पर बेचा गया है, और दूसरी वस्तु को उतने ही नुकसान पर। जितना यहां प्रॉफिट हुआ है ना, उतना ही यहां लॉस होना चाहिए। सुनो, हाँ, सामने सामने मैंने कहा जितना यहां प्रॉफिट परसेंट हुआ है ना, उतना ही नुकसान होना चाहिए। अब ये मत लिखना सर अगर उतना नुकसान ना हुआ तो, नेगेटिव सोचोगे ना पकड़ के कूट दूंगा। जितना कह रहा हूं उतना सुनो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना उसका उल्टा लिखेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो। क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे? अरे जो हो रहा है उसको तो पढ़ लो, ऐसा नहीं हुआ वो बाद में देखेंगे यार, है ना। तो जितना परसेंट का प्रॉफिट यहां होगा, उतने ही परसेंट का नुकसान यहां होना चाहिए। सेम प्रॉफिट सेम लॉस, ऐसा अगर आपके पास कंडीशन है तो हमको ऐसे में जो ओवरऑल होता है ना, जो ओवरऑल होता है ऐसे में, ओवरऑल ओवरऑल हमेशा नुकसान होता है, ओवरऑल लॉस होता है। ऐसे केस में हमेशा ओवरऑल लॉस होता है। कंडीशन क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल है। मैं कह रहा हूं कुछ भी हो, 99 हो, 990 हो, 99 लाख हो, 9,999 लाख हो, कुछ भी हो, बस सेलिंग प्राइस इक्वल होना चाहिए। पहली वस्तु को A% के प्रॉफिट पर बेचे, दूसरी को उतने ही परसेंट के नुकसान पर बेचे। ऐसे में ओवरऑल लॉस होता है। और कितना होता है परसेंट लॉस? ये होता है A² बटा 100% का। हमेशा याद रखना, ये हर कंडीशन में वैल्यूएबल होगा जब सवाल इस तरह का बनेगा। हर कंडीशन में, एवरी कंडीशन। बस आपने चेक करना है सेलिंग प्राइस इक्वल है क्या, ओके। पहली वस्तु को A% प्रॉफिट पर बेचा है, ओके। दूसरी को उतना ही परसेंट लॉस पर बेचा है, ओके। और ऐसे में ओवरऑल नुकसान होगा, और कितना होगा? A² बटा 100% का। अब उसने कहा कि दोनों को प्रति घड़ी 99 में बेचा, तो हमें पता चल गया SP इक्वल है, सेलिंग प्राइस बराबर है। एक को 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि। जितना यहां प्रॉफिट हुआ उतना ही यहां नुकसान हो गया। 10% का लॉस, 10% का प्रॉफिट, है ना। सेम परसेंटेज है, तो हमारा जो आंसर होगा लॉस परसेंट कितना होगा? 10 का स्क्वायर बटे 100%, यानी कि 100 बटा 100। आप कहेंगे सर 1% का नुकसान हो गया। ऑप्शन नंबर ए, 1% का नुकसान। एक और सवाल दूं, जरा करो ये सवाल और बताओ मुझे इसका जवाब कितना होगा।
उसने कहा यदि दो गाय को 2300 रुपये प्रत्येक में बेचने पर, प्रत्येक में बेचा है ना, तो सेलिंग प्राइस इक्वल है। कह रहा है 23% की हानि और दूसरे पर 23% का लाभ। जितना यहां लॉस हुआ है ना, उतना ही यहां फायदा हो गया। अब कह रहा है कि बताइए कुल मिलाकर क्या हुआ है। सवाल आप कर चुके हो कि सर हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि एसपी हमारा इक्वल है। यस सर, प्रत्येक को उसने 2300 में बेचा है और एक पर तो उसने 23% का लॉस बोला है और दूसरे पर उसने बोला है 23% का प्रॉफिट। जितना यहां लॉस हुआ है, जितना बच्चे यहां लॉस हुआ है, उतना ही यहां प्रॉफिट। तो ऐसे में हमारा जो ओवरऑल होगा, ओवरऑल लॉस होगा और कितना परसेंट का होगा, a²/100। तो 23 का स्क्वायर होता है 529/100, तो ये हो जाएगा 5.29% का लॉस। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, 5.29% का लॉस। ये सवाल करो, अगर चीजें परसेंट में ना पूछें तो क्या करेंगे सर? भाई अगर परसेंटेज में ना पूछी उसने, अभी तक तो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की। अगर सर उसने परसेंटेज में ना पूछा, रुपए में पूछ लिया, कंडीशन सारी वही है, कंडीशन सारी वही है जो सर आपने बताई कि एक दुकानदार ने दो कुर्सी प्रत्येक 462 में बेची। कंडीशन सेम वही है, प्रत्येक कुर्सी 462 में बेची। ओके, सेलिंग प्राइस इक्वल। एक पर वह 12% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 12% की हानि। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही है? उसे 110 रुपए का लाभ होगा, उसे 13.5 का लाभ होगा, उसे ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, 13.5 की हानि होगी। देखो, ये कंडीशन में हमने सीखा है कितने परसेंट का ओवरऑल नुकसान होगा, ओवरऑल। लेकिन इस सवाल में ना मगर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एक बात तो आपको 101% श्योर बताई है कि बच्चा ऐसे केस में हमें जो ओवरऑल होता है, ऐसे केस में जो हमें ओवरऑल होता है वो क्या होता है? ओवरऑल नुकसान होता है। प्रॉफिट का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। और अगर ओवरऑल नुकसान होता है, बेशक उसने रुपए में पूछा हो, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो वो, अच्छा परसेंटेज निकाल जाते हो हर बार a²/100 करके, रुको तुम्हें फंसाता हूं। उसने रुपए में पूछ लिया कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो हमने तो एक बात में गांठ लगाई हुई है कि ऐसे में उसे ओवरऑल नुकसान होगा। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है? 110 का लाभ, आंसर गलत। 13.5 का लाभ, आंसर गलत। ना तो लाभ ना हानि, आंसर गलत। उसे 13.5 का नुकसान, आंसर सही। तो 3 ऑप्शन आपने सवाल को बिना सॉल्व किए हटा दिए, चौथा आपका सही हो गया। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट की पावर है। अगर आप चीजों को, सवालों को रटोगे तो फिर इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे, फिर आप सवाल को देखोगे करने बैठ जाओगे। दिमाग की डाइवर्सिटी जो बढ़ेगी ना बच्चे, वो बढ़ेगी प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर उतनी पकड़ बनेगी। और एक बार कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बन गई, सवाल के ऊपर तो अपने आप पकड़ बन जानी है। चलो करते हैं सवाल को। पहले तो हमें यह पता चल गया कि सेलिंग प्राइस इक्वल है। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस इक्वल है। एक को उसने 12% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 12% हानि। तो ये तो हमको पता चल गया कि ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल नुकसान होगा उसे, है ना। ओवरऑल लॉस परसेंट बताना कितना होगा? 12²/100, यानी कि मैं कह सकता हूं 144/100।
इतने का उसे नुकसान होगा ओवरऑल, इतने परसेंट का बच्चा उसे क्या होगा, उसे नुकसान होगा इतने परसेंट का। इसे अभी पॉइंट में मत बदलना, आप पॉइंट में मत बदलना, ऐसी रहने दो। हमें अभी उसका रुपए में निकालना है, तो परसेंट में नहीं निकालना। तो मैंने 144/100% लिख दिया। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूं, जरा इसे ऐसे बताना, 4×3=12, 4×6=24, या रुको, इसको फ्रैक्शन में बदलो तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 144/100, और ये परसेंट हटेगा तो फिर बटे 100। तो 4 से जाएगा 4×3=12, 4×6=24, 4 से जाएगा 25 बार, 4 नाम 36, 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि हमारा फ्रैक्शन बन गया 9/625। अब सुनना बच्चे, सामने देखो, ये लॉस आया है उसका फ्रैक्शन में, इतना नुकसान आया है ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब है दोनों कुर्सियों पर, दोनों कुर्सियों को मिलाकर जब वो बेचेगा ना, तो ओवरऑल 9/625 का नुकसान होगा। मतलब अगर वो 625 में खरीद रहा है ना दोनों कुर्सियों को, तो 9 रुपए का उसे नुकसान हो गया। तो बेचेगा कितने में, 625 माइनस 9, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 625 में से 9 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 616 में बेचेगा। ओवरऑल दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 625 में अगर खरीद रहा है तो 9 रुपए का नुकसान कर रहा है, तो बेचेगा कितने में, 616 में। और दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, दोनों का 462 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौका 8 और 1 9। दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है बच्चे, 924, दोनों का मिलाकर। सही किया मैंने, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9। हाँ ठीक है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, 924 के बराबर। एक यूनिट का मान 924/616। हमें बताना है नुकसान कितना हुआ है, नुकसान तो 9 यूनिट का हुआ है, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, आप इंटू 9 कर दो। आप क्या कर दो, आप इंटू 9 कर दो। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, है ना। मैंने आपको क्या बोला कि यहां तक तो आपने सबने पढ़ा है कि ओवरऑल लॉस परसेंट कितना होगा, a²/100। तो मैंने इसको 144/100% में रहने दिया, फिर मैंने परसेंट हटाकर बटे 100 लगाया, तो ये आ गया 9/625 का नुकसान ओवरऑल। यानी कि दोनों कुर्सियों को अगर 625 में खरीदा तो दोनों कुर्सी बेचने पर 9 का नुकसान हो गया, तो बेचा कितने में होगा, 616 में। एक यूनिट का मान 924/616, हमसे पूछ रहा है उसका नुकसान कितना है, वो तो 9 यूनिट है, आपने इंटू 9 कर दिया। आप बच्चे इसे सॉल्व कर लो, जितना भी आपका आंसर बनेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बता दो जल्दी से कितना आएगा ये। 11 से जाएगा क्या, 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 28 दूनी 56, 28 तिया 84, ये कितना आ गया, 9 तिया 27 और बटा 2, आप कहेंगे 13.5। 13.5 का नुकसान, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो मेथड से कर सकते हो, लेकिन उससे ना थोड़ा सा ही लॉन्ग चला जाएगा। देखो रेशियो मेथड से मैं आपको बताता हूं, एक बच्चा कह रहा है सर रेशियो मेथड से एक बार बता दो। मैं इस सवाल को एक बार रेशियो मेथड से आपको बता देता हूं, ट्राई आप खुद करना, मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट आपने करना क्या है। देखो ये रफ कर रहा हूं मैं सारा। सवाल कर रहा है दोनों कुर्सियों में प्रत्येक को 462 में उसने बेचा है, एक को 12% के लाभ पर, दूसरे को 12% की हानि पर। अगर मैं पहली कुर्सी की बात करता हूं तो उसने अगर 100 में खरीदा होगा, तो बच्चे बेचा कितने में होगा, 12% का लाभ यानी कि 112 में बेचा होगा, बेचा होगा ना। अगर मैं दूसरी कुर्सी की बात करता हूं
तो उसने 12% की हानि पर बेचा, यानी कि अगर 100 में खरीदा है तो 88 में बेचा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 462 को 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया क्योंकि ये जो 462 है ना, ये एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस है। दोनों का कितना होगा, दोनों का, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। मुझे दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना था। अब ऐसे देख लो, एक कुर्सी को 12% लाभ पर बेचा तो 100 की चीज को 112 में बेचा होगा। दूसरी को 12% की हानि पर बेचा तो 100 की चीज को 88 में बेचा होगा। उसने बोला सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो आपको ये दोनों इक्वल करने पड़ेंगे एलसीएम लेकर। आपको बच्चे ये दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल करने पड़ेंगे। यस, आप कैसे भी करो, एलसीएम लो, कुछ भी करो। सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया तो जिसकी यहां मल्टीप्लाई होगी उसकी यहां भी होगी, जिसकी यहां होगी उसकी यहां भी होगी। फिर आप क्या करोगे, ओवरऑल देख लोगे, इनको प्लस करोगे और ओवरऑल इनको प्लस करोगे। फिर देख लोगे कि प्रॉफिट है या लॉस है। जो यहां सेलिंग प्राइस आएगा उसको आप करोगे 462 गुणा 2 के बराबर, फिर 1 यूनिट का मान, और ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उतने यूनिट का मान। ये आपके लिए मैंने टास्क दिया, आप खुद से ट्राई करना। ये सवाल बताओ जरा। हाँ, अब आती है कहानी कि सर अगर सेलिंग प्राइस इक्वल हो और परसेंटेज अलग अलग हो जाएं। अभी तक तो हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे ना प्यारे भाई, सब में वही परसेंटेज प्रॉफिट का, वही लॉस का, वही परसेंटेज प्रॉफिट का, वही लॉस का, सेम परसेंटेज चल रहा था प्रॉफिट और लॉस का। लेकिन सर अगर परसेंटेज ही चेंज हो जाए तो क्या करें, तो क्या करें? आप सवाल को पढ़ो, कराऊंगा मैं, आपको जस्ट पढ़ना है। बताइए। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने प्रत्येक 42,600 के मूल्य से दो वस्तुएं बेची। प्रत्येक को मतलब उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है। उनका से जिनको जिनको लग रहा है टाइम हो गया, प्लीज बच्चे आप जा सकते हो, टाइम 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे तक कोई ये नहीं कहेगा टाइम हो गया। अब शायद नए नए बच्चे रोज आते हैं, मुझे रोज कहना पड़ रहा है कि 1 घंटे का टाइम नहीं है, अब 1.5 घंटे की क्लास है आपकी। पता नहीं फिर भी आपको समझ में क्यों नहीं आता, यही बात क्यों नहीं सुनाई देती आपको। एक व्यक्ति ने प्रत्येक 42,600 के मूल्य से दो वस्तुएं बेची। कह रहा है पहली वस्तु उसने 25% की हानि पर बेची और दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ। तो अब ये वो सवाल नहीं है कि जितना हानि हुई उतना लाभ ना, अब ये वो सवाल नहीं है। कह रहा पहली वस्तु पर 25% का लॉस हुआ और दूसरी पर 20% का प्रॉफिट हुआ। कह रहा अपने उत्तर को दशमलव स्थान तक सही देते हुए उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। अब यहां परसेंटेज चेंज हो गए। अब यहां ए स्क्वायर बटा 100% का नुकसान आप नहीं कहोगे। अब नहीं कहोगे कि ए स्क्वायर बटा 100% का नुकसान होगा। अब रेशियो मेथड से एक बार जाकर देखो। अब रेशियो से ये आसान लगेगा आपको, जैसे अभी मैंने वो बताया है, जो मैंने टास्क दिया खुद से करने को, अब ये उससे आसान लगेगा। नहीं तो फिर आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना 42,600 प्रत्येक का, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा हर वस्तु का, कि 25% की हानि पर बेचा है तो 75 यानी कि 75% में बेचा होगा, बराबर 42,600। 100% का मान, 20% का लाभ यानी कि 120% में बेचा होगा। 100% का मान, दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य,
और प्रॉफिट या लॉस परसेंट। एक तरीका तो ये हो गया कि आप इनका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालो कि 25% की हानि पर बेचा है तो 75%, 20% के लाभ पर बेचा है तो 120%। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकल के भी ये हो जाएगा। मैंने कराया है सवाल आपको, लेकिन आप अगर एक बार रेशियो से जाओगे, देखो ये तो हमको पता चल गया कि एसपी जो है हमारा इक्वल है। क्या है बच्चा? एसपी हमारा इक्वल है। जब तक आप इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इनका रिवीजन 2 बार नहीं करोगे, आपको ये सवाल ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, सब कुछ घूम रहा है। हो सकता है अभी आपको अच्छा लगे सवाल जब मैं करा रहा हूं, खुद से करोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं कर रहा हूं, किसी भी टाइप का रिवीजन करो ना करो, इस टाइप का जरूर करना फिर से। तो एसपी इक्वल है, पहली वस्तु को उसने 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। मैंने इनका फ्रैक्शन लिख लिया, भिन्न लिख लिया। अब कह रहे हैं कि सवाल में कि पहली वस्तु को 25% की ना हानि पर बेचा है, नुकसान पर। तो पहली वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 4 था तो 1 रुपए का नुकसान करके उसने बेचा कितने में है? 3 में। भाई पहली को तो 25% के नुकसान पर बेचा है ना, तो अगर पहली को खरीदा था 4 में तो 1 का नुकसान करके 3 में बेचा होगा। दूसरी का बताना जरा, कि दूसरी पर 20% का लाभ, यानी कि 5 में खरीदा, 1 का फायदा, तो बेचा कितने में है? 6 में। हो गया सवाल, हो गया सवाल कि उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो भाई साहब सेलिंग प्राइस को ना इक्वल करो, सेलिंग प्राइस को क्या करो? सेलिंग प्राइस को इक्वल करो, बराबर करो। बताओ जरा, सेलिंग प्राइस को बराबर करना पड़ेगा ना हमें, सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो मैंने रेशियो बनाया कि पहली को 25% की हानि, यानी कि 4 रुपए की चीज को 3 में बेचा होगा। दूसरी पर 20% का लाभ, यानी कि 5 रुपए की चीज को 6 में बेचा होगा। तो ये 3 है, ये 6 है। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 ये हो जाएगा 6। अगर मैं इस 3 को 6 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करूंगा एलसीएम के बराबर, और इसको तो गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। अगर यहां 2 से गुणा किया तो यहां भी कर दो, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 6। अब आपसे पूछा है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बता दो। ओवरऑल क्या रखा इन बातों में? आंसर आ गया हाथों में कि आप इन दोनों को जोड़ोगे, 8 और 5 13, ये ओवरऑल क्रय मूल्य आ गया। ओवरऑल विक्रय मूल्य कितना है? 6 और 6 12, यानी कि 13 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचा गया है, तो नुकसान हुआ है 1 रुपए का। और लॉस परसेंट बताना है तो 1/13 और गुणा 100। तो आंसर कितना आएगा? 13 सत्ते 91, 9 13 सत्ते 91। तो 7.7% का नुकसान हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 7.7% का नुकसान हुआ है। ये आपने करना है क्योंकि उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो आपने दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल किया एलसीएम लेकर। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा किया, तो यहां भी करना पड़ा। 3 दूनी 6, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया ना। 8 और 5 13 रुपए टोटल कॉस्ट प्राइस, 6 और 6 12 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस, नुकसान है 1 रुपए का, बटे 13 गुणा 100, यानी कि 7.7%। ठीक है, आगे पढ़े, आगे पढ़ें, क्या सवाल है? ये सवाल का आंसर बता दो जल्दी से मुझे।
यहां तो प्राइस का कोई मतलब ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है भैया। बस प्राइस से हमें ये पता चला कि उनका सेलिंग प्राइस इक्वल है, बस ये पता चला। कह रहा है कि एक कह रहा है सर सब ऊपर से जा रहा है, तो इसका भी इलाज मेरे पास है। अगर सब ऊपर से जा रहा है ना, तो इसका इलाज मेरे पास है। एक स्टूल लो और स्टूल पर खड़े हो जाओ। जो ऊपर से जा रहा है ना, स्टूल जैसे जाओगे तो वो दिमाग के यहां पे आ जाएगा सीधा वो। क्या सिंपल सॉल्यूशन है। सवाल करा, एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक को 12,000 में बेचा। 20% का लाभ पर घोड़े को और 10% की हानि पर गाय को बेचा है। कह रहा है घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा, और ये सब हमसे रुपए में पूछा है, परसेंटेज में नहीं, रुपए में। रुपए में पूछा है। उसी तरीके से करो, परसेंटेज अलग अलग हैं तो फिर आप रेशियो से जा सकते हो। हमें ये तो पता चल गया कि एसपी हमारा इक्वल है। अब यहां काम आ जाएगा 12,000 का। जो आप कह रहे थे ना सर पिछले क्वेश्चन में हमें काम नहीं आया 42,600 का, क्योंकि परसेंट में आंसर पूछ रहा था, यहां काम आएगा। तो पहली वस्तु को अगर पहले परसेंटेज का फ्रैक्शन बदल लो, 20% मतलब 1/5 और 10% यानी कि 1/10। तो अगर मैं बात करूं पहली वस्तु की, तो उसने पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, 20% का प्रॉफिट, यानी कि 5 रुपए की चीज को बेचा कितने में है, 1 रुपए का लाभ 6 में बेचा है। दूसरी वस्तु को उसने 10% की हानि, यानी कि 10 रुपए की चीज पर 1 का नुकसान, तो 9 में बेचा होगा। और बच्चा सेलिंग प्राइस इक्वल है, विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान है क्या बोलते हो यार, तो हमें इनका विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा, है ना। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, सर ये होगा 18। अगर मैं 6 को 18 बनाऊंगा तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, भाई 6 तिया 18, तो यहां भी 3 से करना पड़ेगा। अगर मैं 9 को 18 बनाऊंगा तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहां भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये हो गया 20, और ये हो गया 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य निकाल दें। कुल विक्रय मूल्य और कुल क्रय मूल्य निकाल दें। ऐसे भी कर दो कि टोटल आप सीपी निकाल दो, टोटल सीपी। भाई 15 इसका, 20 इसका, 15 और 20 35, 18 इसका, 18 इसका, 18 दूनी 36। टोटल आपने विक्रय मूल्य निकाल दिया, है ना। तो 35 रुपए की चीज को अगर 36 में बेचा है, तो लाभ कितने का हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 यूनिट का। हमको क्या दिया हुआ है, 12,000 प्रत्येक में बेचा है। प्रत्येक का सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 12,000 है। तो सेलिंग प्राइस हमको कितना दे रखा है भैया, 18 18 दे रखा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 18 यूनिट का मान 12,000 होगा। भाई प्रत्येक का सेलिंग प्राइस दे रखा है ना 12,000। या तो आप ऐसा करो कि 12,000 का डबल करो, 24,000, और उसे 36 यूनिट के बराबर करो, या फिर आप 18 यूनिट को ही 12,000 के बराबर कर दो, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 12,000 बटे 18, और वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको 1 यूनिट का ही मान बताना है। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2,000 बटा 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18.67, ऑप्शन नंबर सी। 1 यूनिट का ही तो मान चाहिए था आपको। हो गया सवाल।
12,000 को 100% नहीं मानना, ये 12,000 सेलिंग प्राइस है, 100% कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को मानते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर कहीं आप इन दोनों को गुणा करते हो कहीं जोड़ रहे हो। मैं सक्सेसिव जब निकालता हूं ना कि एक वस्तु को इतने % लाभ पर बेचा गया और उसके बाद फिर इतने % लाभ या हानि पर बेचा गया, वहां रेशियो मेथड लगाकर गुणा करते हैं। ये रेशियो मेथड है लेकिन गुणा वाला नहीं है। ये दो अलग अलग चीजों की बात कर रहा हूं मैं। देखो मैं लिखा भी मैंने यहां पर फर्स्ट और सेकंड, तो यहां सक्सेसिव नहीं है। एक ही चीज को 2-3 बार नहीं बेचा जा रहा। जब एक ही चीज को 2-3 बार बेचा जाएगा, गणेश नाम है बच्चे का, गणेश नाम है क्या, गंगेश जब एक ही चीज को 2-3 बार की, पहले उसको 10% हानि पर बेच दिया, फिर उसी वस्तु को 10% लाभ पर, वहां सक्सेसिव लगता है। यहां उसने दो अलग अलग, एक घोड़ा और एक गाय अलग अलग बेचा है। घोड़े का ये रहा रेशियो, गाय का ये रहा रेशियो। तो हमने इसीलिए टोटल कॉस्ट प्राइस निकाला 15 और 20 35, और यहां सेलिंग प्राइस इक्वल होकर 18 और 18 36 टोटल निकाला मैंने इसीलिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल करो जरा। सवाल कह रहा है रोहन दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब पता है सवाल कौन से आगे, जो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था। पहला क्या था, सीपी इक्वल टाइप क्वेश्चन, दूसरा था सीपी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, तीसरा था एसपी इक्वल टाइप क्वेश्चन, और अब ये चौथा कौन सा है, एसपी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। इसके अलावा इस टाइप में कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितने सवाल मैंने इस टाइप में कराए हैं ना, अलग अलग अरेंज करके, सबसे बड़ी बात है अरेंज करके, अब इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। चाहे मैं सीजीएल मेंस तक की भी बात कर रहा हूं ना, इससे आगे सवाल बनेगा ही नहीं। आपको इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करना है। कह रहा है रोहन ने दो वस्तुएं बेची, ये एसपी डिफरेंट वाला है। कह रहा है पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस, वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर बेचा गया। तो पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से अनुपात बताओ क्या होगा। रेशियो बनाना है आपको यहां पर। बताओ जल्दी से। मैं कोई एक और चीज देख रहा हूं तब तक। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी का क्रय मूल्य। इक्कीस 25 है क्या, चलो जो भी है छोड़ो। चलो देखते हैं। भाई उसने बोला है एक तो 40% का फ्रैक्शन 2/5, और दूसरा दूसरा भी 40% का फ्रैक्शन 2/5। बच्चे यहां ये मत कर देना, यहां कुछ और बोला है उसने। उसने बोला पहली का जो क्रय मूल्य है ना, वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो अगर मैं बात करूं पहली वस्तु की, तो उसने अगर 5 में खरीदा तो बेचा कितने में होगा, 7 में, 40% प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं दूसरी की, उसने 40% नुकसान की बात करी है, तो 5 में खरीदा तो 5 में से 2 गया, 3 में बेचा होगा। यहां तक की कहानी आपको क्लियर है।
अब उसने कुछ और पूछा है। उसने बोला कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस ये, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। ऐसा सवाल ने बोला है कि पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 3 का। कितना होता है? 15। तो अगर मैं इस 5 को 15 बनाऊंगा तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। भाई इन दोनों को बराबर करने के लिए बोला उसने कि पहली का कॉस्ट प्राइस दूसरी के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मैंने 5 और 3 का एलसीएम लिया, आया 15। अगर मैं इस 5 को 15 बनाऊंगा, 3 से गुणा करूंगा तो यहां भी 3 से करनी पड़ेगी। अगर मैं इस 3 को 5 बनाऊंगा तो यहां भी गुणा करनी पड़ेगी 5 से, 3 पंजे 15, तो यहां भी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 15, ये हो गया 21, ये हो गया 15 और ये हो गया 25। अब आप देख लो, पहली लाइन पढ़ो सवाल की। सवाल की फर्स्ट लाइन, उसने कहा जो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है ना वो दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप देख लो, बराबर हो गया। पहली का क्रय मूल्य 15, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 15, बराबर हो गए ना दोनों। अब क्या रखा इन बातों में? आंसर जल्दी से बता दो। कह रहा है आपसे कि पहली वस्तु का तो विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात। तो पहली वस्तु का तो विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो पहली का विक्रय मूल्य कितना है? 21 और दूसरी का क्रय मूल्य कितना है? 25। ये हमारा आंसर आ गया 21, 25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको भी यही करना है, ठीक है? जो सवाल बोलेगा हमें बच्चे वही करना है। अब मैं आपको ये सवाल होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है? आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किए, मजेदार सवाल थे। दिस इज कॉल्ड लेवल, ठीक है? तो ये सवाल ट्राई करना खुद से। कल की क्लास में बच्चे हम मिलेंगे। कल क्लास का टाइम चेंज कर लें, नहीं तो फिर आप 8 बजे रोने लग जाओगे कि सर फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है। कल है क्या फाइनल? आप मुझे पहले कंफर्म कर दो। इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल कल है ना? आप फिर मुझे कमेंट में जीने नहीं दोगे कि सर छोड़ दो, फाइनल है, फाइनल है। फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करो ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। कल वैसे भी हमारा सैटरडे है, तो सैटरडे वीकेंड होता है, मेरी भी ऑफिस से छुट्टी होती है, तो आप पूरे दिन में कभी भी क्लास रखवा सकते हो, है ना? जी सर कल है, तो कल फिर हम 7 बजे से हटाकर वीकेंड, केवल वीकेंड के लिए, कल कल के लिए, कल सैटरडे है, ऐसा करेंगे। बच्चे परेशान ना करें यार मुझे, आप लोगों को नहीं पता, बच्चे बहुत परेशान करते हैं कमेंट में इस चीज़ों को लेकर। मैं कितना भी कमेंट इग्नोर करने की कोशिश करूं, फिर वो आते रहते हैं, फाइनल है, फाइनल है, छोड़ दो सर, इंडिया का टॉस जीत गई, साउथ अफ्रीका टॉस जीत गई, फिर वो ये करने लग जाएंगे, है ना? तो कल का टाइम फिर क्या रखें? कल का टाइम 6 बजे रख लें, शाम को। सुबह रख लें, शाम को ही रखें? क्योंकि सुबह 8 बजे से तो जीडी में क्लास है, वो तो फिक्स है, 8 से 9, है ना? तो 10 से 12 रख लेते हैं सुबह, मॉर्निंग में 10 बजे, ठीक है? फिर ये कर लेते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा मेरी टाइपिंग टीम परेशान ना हो जाए, कल की क्लास तैयार नहीं है ना टाइपिंग के लिए। चलो देखेंगे, फिर भी मॉर्निंग 10 AM मैं कोशिश करूंगा कि 10 AM पर आपकी क्लास हो कल, केवल कल कल के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।